नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है। वहीं कोरोना महामारी के साथ अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी कहर बन पा रही है, जिससे अब प्रदेश में महामारी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना और ब्लैक फंगस से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर्स से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर्स से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctor1@gmail.com पर कोरोना और ब्लैक फंगस से जुड़ा अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर राजेंद्र तेहरिया जी हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया भी यहाँ पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये है डॉक्टर कि ब्लैक फंगस के लक्षणों को शुरुआती तौर पर कैसे पहचानें और ये कहाँ से किस तरीके से एंटर कर सकता है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो ब्लैक फंगस है, जो आम जनता जिसको ब्लैक फंगस, काला फफूंद के नाम से जानती है, वो बेसिकली उसका जो साइंटिफिक नाम है वो म्यूकरमाइकोसिस है। ये जो म्यूकर है ये हमारे आसपास के वातावरण में ही रहता है और नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान है, जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको ये इन्फेक्शन करता नहीं है। उनको जी जी। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि केवल वो पेशेंट जिनकी डायबिटीज़ है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, इनका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं है और लंबे समय तक स्टेरॉयड थेरेपी में है, उन्हीं में ये प्रभावित करता है। तो ऐसे जो लक्षण हैं, जिस तरह के जिनमें ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, जैसे डायबिटिक्स पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, या जिनको स्टेरॉयड काफ़ी लंबे समय तक दिया है, या इंटेंसिव केयर यूनिट में रहे हैं ऑक्सीजन पे, ऐसे पेशेंट म्यूकर की ग्रोथ के लिए आइडियल होते हैं। इनमें म्यूकर का इन्फेक्शन कॉमन है, तो ये हमको पहचानना होता है। तो ये एक हाई रिस्क ग्रुप है। इस ग्रुप में हमको विशेषकर ध्यान देना होगा। जैसे अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसके नाक से नेजल डिस्चार्ज आ रहा है लगातार, या फिर ब्लैक या वाइट म्यूकोसा के पेचेस हैं, हाइपो एनेस्थीसिया है, फेशियल पेन है, हेडेक है, आंखों में रेडनेस है, ये सब सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स है म्यूकर के। तो ये हम सबको पहचानना होगा, तभी हम इसकी अर्ली डायग्नोसिस बना सकते हैं। बिल्कुल, शुरुआती ये सिम्टम है जिनको अगर पहचान में आते हैं, अगर ये सिम्टम लगता है कि ये सिम्टम उनमें हैं, तो वो भी जागरूक हो सकते हैं, वो अवेयर रह सकते हैं इस फंगस से। लेकिन डॉक्टर, लोगों के मन में सवाल ये भी है कि ये वायरस एंटर कैसे करता है इंसान के भीतर। अब बीच में खबर ये आई कि नाक से ही एंटर कर रहा है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नाक से, बॉडी के और पार्ट से भी हो सकता है ये एंटर कर जाए मरीज के भीतर। नहीं, ये पहली बात तो ये वायरस नहीं है, कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, ये फंगस है। वायरस बहुत बेसिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बाद बैक्टीरिया, फिर फंगस होते हैं। जैसे 2G, 3G, 4G होता है, ऐसे ही वायरस, फिर उससे अच्छे बैक्टीरिया और उससे ज़्यादा डेवलप फंगस होते हैं। ये फंगस जो है नॉर्मल कमेंसुअल है, ये हमारे आसपास के वातावरण में नॉर्मली रहता है म्यूकस, ये कोई हवा से नहीं फैलता। ये हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, जो हमारी बॉडी की जो म्यूकोजा है, हमारे जो बॉडी के जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो इससे नॉर्मली प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कोविड वायरस में क्या होता है, कोविड वायरस स्पेशली डायबिटिक्स में, ये डायबिटोजेनिक वायरस है, डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा देता है। जिनको जो प्री डायबिटिक एरिया है, जिनमें ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज हो जाता है, इससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिनमें फ्री आयरन है बॉडी में, ऐसे केसेस में क्या होता है, ये म्यूकस के लिए आइडियल होते हैं और इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है किसी वायरस इन्फेक्शन में। तो नॉर्मल कमेंसुलर इसकी जो एंट्री होती है वो नाक के थ्रू ही होती है। पहले ये नाक और साइनस में जाएगा, उसके बाद ये आंख या ब्रेन में जाएगा। स्किन वगैरह में काफ़ी रेयर होता है। तो ऐसा कहना कि हवा में फैल रहा है, ये तो गलत है। बट हाँ, जो ऑर्गेनिज्म है ये हवा में ऑलरेडी पहले से मौजूद है, पर जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स वाले पेशेंट हैं,
जिनकी इम्यूनिटी डाउन है या काफ़ी लंबे सख्त आईसीयू में रहे हैं, वो इसके चपेटे में आ जाते हैं और उनमें ये काफ़ी प्रभावित करता है। कुल मिलाकर अपॉर्चुनिस्ट है, जहां भी अवसर मिलता है उन्हीं मरीजों को ये अटैक करता है, उन्हीं में ये दिखाई देता है। डॉक्टर, आम लोगों में ये धारणा भी है कि अगर ब्लैक फंगस अटैक करेगा तो बचेंगे नहीं, क्योंकि तमाम ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कई मरीजों की जान भी गई है। लेकिन शुरुआती तौर में अगर इलाज मिल जाता है तो क्या मरीज बच सकता है? क्योंकि लोगों में बहुत सारी जो गलत धारणाएं हैं वो भी बन रही हैं फंगस को लेकर। मैं कहना चाहता हूं कि आप मीडिया लोगों ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करा दी है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, अगर ये ब्रेन वगैरह में चला जाता है, ब्रेन वगैरह में, आंखों में या उधर जाता है, तो 50% मोर्टेलिटी रेट है। मतलब 100 लोगों से 50 लोग एक्सपायर हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। बट अगर अर्ली डायग्नोसिस बनती है, अगर ये नोज और साइनस या से पहले ही इसको हम अगर डायग्नोसिस बना लें कि इसको म्यूकर है और इसका इलाज करें, उसको डिब्राइड करें, तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल एक बार हो गया तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको केवल हाई रिस्क ग्रुप, मैंने पहले ही बताया हाई रिस्क ग्रुप क्या है, ऐसे पेशेंट जिनमें ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं रहा है, जिनमें ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिनका न्यूट्रोपीनिया रहा है, जो काफ़ी समय तक ऑक्सीजन आईसीयू में रहे हैं, जिनको स्ट्रोक लंबा चला है, जिनको पहले से हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या प्री डायबिटिक्स है, जिनके घर में हिस्ट्री रही है, ऐसे ही लोगों को ये ज़्यादा होगा। तो वो हमको वो जो हाई रिस्क ग्रुप है वो पहचानना पड़ेगा और उनकी नियमित जांच या उनका नियमित फॉलोअप करना पड़ेगा, ताकि उनमें फंगस के अगर होता भी है तो हम अर्ली स्टेज में ही पहचान लें और उसका इलाज शुरू कर पाएँ। डॉक्टर, लेकिन सवाल ये भी कि ब्रेन में कब ये अटैक करता है, कब उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा? अगर ब्रेन में इफेक्ट करेगा तो कितना असर डालेगा? अगर एक बार ये ब्रेन में चला गया तो मोर्टेलिटी जो रेट है, मोर्टेलिटी मतलब जो डेथ रेट है, इसमें करीब 50% के आसपास पहुंच जाती है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम ब्रेन को निकाल नहीं सकते, फिर हमारा जो मेडिसिन है उसका डोज भी डबल हो जाता है, मेडिसिन भी काफ़ी कॉस्टली और लंबे समय तक देनी पड़ती है। उससे ब्रेन के जाने से पहले ही हमको रोकना होगा। तो अर्ली सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप और अर्ली सिम्टम्स, ये एक पेशेंट और डॉक्टर की अप्रोच दोनों कंबाइन करनी पड़ेगी। पेशेंट को खुद आना पड़ेगा, हमको पहचानना पड़ेगा डॉक्टर्स को कौन कौन से हाई रिस्क ग्रुप है, उनको फॉलोअप में रखना पड़ेगा ताकि हम उनको पहले ही पकड़ लें, उनका इलाज शुरू कर पाएं। एक बार ये ब्रेन में चला जाता है तो काफ़ी मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि 100% मोर्टेलिटी है, बट फिर भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है फिर पेशेंट को बचाना। तो जैसे साइनस के सिम्टम्स हैं, कहीं भी आपकी मुंह की स्किन कहीं भी सुन्न हो गई है, अजीब सा दर्द हो रहा है, आपके दांतों में दर्द है, फेशियल पेन है, हेडेक्स है तरह तरह के, या आपकी आइज में कंजेशन है, ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको, और हिस्ट्री आपको डायबिटीज़ वगैरह की या काफ़ी लंबे समय आईसीयू में रहे हैं, स्ट्रोक लंबा चला है आपको, तो इसका मतलब है आप में एक संभावना है कि म्यूकर आपको प्रभावित कर रहा है। तो आपको एक अच्छे से ईएनटी चेकअप और जो जांचें हैं, इन्वेस्टिगेशन है जैसे एमआरआई वगैरह, वो कराना पड़ेगा आपको। ठीक है डॉक्टर, उत्तराखंड से व्यूअर है मोहित, उनका सवाल ये है डॉक्टर कि वो कह रहे हैं शरीर में अगर कहीं पर घाव होता है, वो घाव नया या पुराना कैसा भी हो सकता है, क्या घाव के जरिए भी फंगस एंटर कर सकता है बॉडी में? जी कर सकता है, अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो इनको बचाव के लिए क्या करना होगा? जो नॉर्मल जी, अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, नॉर्मली ये नॉर्मल जैसे हम जैसे इंसान है, आप जैसे इंसान है, जिनका शुगर कंट्रोल है, नॉर्मल है, उनको ये नहीं होता है। केवल उन्हीं लोगों को चांस ज़्यादा रहते हैं जिनको शुगर अनकंट्रोल रही हो, इम्यूनिटी का कुछ डिफिकल्टी रही, डिसीज रही हो, न्यूट्रोपीनिया हो या कैंसर थेरेपी ले रहे हो, जहाँ पे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अदरवाइज ये नॉर्मली वुंड में होता नहीं है। और दूसरा, वुंड क्लीनिंग, लोकल हाइजीन, जो वुंड की क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, अगर आप वो लेते हो तो संभावना बहुत ही नगण्य हो जाती है। तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राहुल हैं जयपुर से, उनका सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं जो नॉर्मल एएनटी के पेशेंट होते हैं या फिर जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जो पहले भी ऐसे तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो कैसे पता लगाएं कि उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर वो ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं, जो कि इसके लक्षण भी वैसे ही हैं जैसे साइनस में होता है, जैसे कि आपने भी कहा, कैसे पता लगाएं? इसका सबसे बढ़िया है कि आप एक बार ईएनटी से चेकअप कराएं। वहाँ पे एक हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं नाक की, जो कि
2 मिनट का प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। एंडोस्कोप डाल के देख लेते हैं। अगर नाक के अंदर जो म्यूकोसा नॉर्मली पिंक कलर की होती है, वाइट कलर की म्यूकोसा है, या ब्लैक पैचेज हैं, या एक्सेसिव क्रस्टिंग है आपके, या फिर आपको कहीं पूरे चेहरे पे हाइपोएनेस्थीसिया हो गया, मतलब आपको सुन्नापन रह रहा है या अजीब सा दर्द है, फेशियल पेन्स हैं, ये सब जो अर्ली सिम्टम्स हैं, अगर इन ये अलोंग विद डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, जहाँ नाक की हम दूरबीन से जांच करके देख रहे हैं, तो अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी अगर इनको हम कंबाइंड करेंगे तो हम इस बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस कर पाएंगे। डॉक्टर जिया है जोधपुर से, उनका सवाल ये है कि इस बीमारी को या फिर फंगस को नॉर्मल से सिवियर होने में, गंभीर होने में कितना वक्त लगता है या फिर कितना वक्त लग सकता है? जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर ऐसा नहीं है कि आज अगर हमको म्यूकर डायग्नोस हुआ तो ये 4 दिन के भीतर ही अपना असर कराएगा, इसको ये करीब 4 से 5 दिन लेता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, डिपेंड ऑन द इम्यूनिटी एंड स्टेटस ऑफ द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो उसका इम्यूनिटी कैसी है, उसका शुगर कंट्रोल कैसा है, उसने क्या हाइजीन लोकल मेंटेन कर रही है, उसने ट्रीटमेंट क्या लिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, जो पहले शुगर का पेशेंट रहा हो या फिर जो पहले डायबिटिक का पेशेंट रहा हो और अब वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या खतरा है, ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है? नहीं, अगर आपका शुगर कंट्रोल है, अगर आपका ग्लूकोज कंट्रोल लिमिट में है, तो बहुत ही कम संभावना है आपको अफेक्ट करे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, अगर पहले भी आपकी हिस्ट्री रही है इस तरीके की, लेकिन अब आप ठीक हैं तो आपको इसका असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन डॉक्टर, बच्चों को लेकर एक सवाल ये है कि बच्चों में भी अगर इस तरीके से कोई लक्षण दिखाई देते हैं या फिर ब्लैक फंगस असर करता है, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर वही है जो आम लोगों के लिए है, जो बड़े लोगों के लिए है? जी, म्यूकर का ट्रीटमेंट एक ही है, बस उनमें जो म्यूकर की दवाएं हैं, जो डोज है वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कुछ अलग से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर, सवाल ये लोग तमाम पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं। अभी तक तो बड़ों में ही इसको लेकर तमाम खबरें आई हैं, अलग अलग जगहों से, राजस्थान से बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज मिले, लेकिन बच्चों को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय? देखिए, मैं बार बार मैं अपने मरीजों को, जो मेरे दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, इस फंगस से सावधानी बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल लोगों को नहीं होता है, जैसे मेरा है, मैं नॉर्मल हूँ, मेरा ग्लूकोज कंट्रोल है, मुझे नहीं होगा। ये केवल उन्हीं लोगों को होता है, उन्हीं बच्चों को होगा जिनकी शुगर अनकंट्रोल होती है, जिनके शुगर अनकंट्रोल रही है, बहुत ज़्यादा दिन आईसीयू में भर्ती रहे हैं, स्टीरॉयड थेरेपी ली है जिनको, है ना, और ऐसी दवाएं ली हैं जिनसे इनका इम्यून स्टेटस कम हो गया है, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, कीमोथेरेपी की दवाएं हैं, तभी ये होती है, अदरवाइज ये नॉर्मल पर्सन में नहीं होता है। ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ही है। अच्छा डॉक्टर, सावधानी बरतें, हाँ, सतर्क रहें, घबराएं नहीं। सावधानी ही हथियार है, सावधानी ही टूल है जिससे आप बच सकते हैं, ये आप कह रहे हैं डॉक्टर। लेकिन ये तो बात ब्लैक फंगस की हमने की, लेकिन अभी व्हाइट फंगस के भी मसले सामने आ रहे हैं। पटना में 4 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। अब ये कह दिया गया अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है असर दिखाई दे। अब ये व्हाइट फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या ब्लैक फंगस से अलग है? जी, ये बिल्कुल ही अलग फंगस होता है। व्हाइट फंगस यूजुअली कैंडिडियासिस को बोलते हैं, इसमें कर्ड लाइक जैसा हो जाता है ना। ये माउथ से लेके पीछे फंगस तक होता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से होता है ना। और इसका भी ट्रीटमेंट पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डॉक्टर, ये कहा गया कि जो व्हाइट फंगस है उसके लक्षण कहीं ना कहीं कोविड से मिलते हैं, वो लंग्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में कैसे पहचाने कि वो आदमी कोविड से पॉजिटिव है या फिर व्हाइट फंगस उस पर अटैक कर रहा है? भाई आपको निमोनिया के अगर सिम्टम्स आते हैं, जैसे सांस में तकलीफ या कुछ है, तो सबसे पहले हमारा डाउट जाता है कि हम कोविड तो नहीं है। अगर पेशेंट कोविड नेगेटिव हो रहा है और इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो हम उसका स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से क्लियरली ये पता लग सकता है कि ये निमोनिया जो है कोविड वाला है या व्हाइट फंगस वाला है, और फिर हम उसके बलगम की कल्चर कराते हैं, इससे क्लियर हो जाता है कि व्हाइट फंगस है।
यही एक तरीका है। डॉक्टर राकेश है, वो राजसमंद से सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एचआर सिटी में भी कई बार जो लंग्स में इन्फेक्शन की बात नहीं सामने आई, लोग वाइट फंगस के लिए भी एचआर सिटी करवा रहे हैं कि लंग्स में इन्फेक्शन हो तो उसमें दिखाई दे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या ऐसे में हमें और भी जांचें करवानी चाहिए जिससे ब्रेन में इफेक्ट होने से हम लोग बच पाए? देखिए, जो व्हाइट फंगस है यूजुअली ब्रेन में जाता नहीं है ना, लंग्स तक ही सीमित रहता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको स्ट्रांगली डाउट है कि व्हाइट फंगस है तो बलगम का कल्चर होता है, जो स्पूटम होता है उसका एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम पता कर सकते हैं। अगर आपको डाउटफुल लग रहा है तो उसमें डायग्नोसिस बन जाती है यूजुअली कि ये व्हाइट फंगस है और इसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर, जो माइल्ड सिम्टम होते हैं ब्लैक फंगस के या फिर वाइट फंगस के, उसको लेकर जो लोगों में कंफ्यूजन है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो माइल्ड सिम्टम हो या फिर सीवियर सिम्टम हो लेकिन ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन होगा ही तभी जाकर वो ठीक हो सकता है। क्या ये धारणा सही है? अगर ऑपरेशन नहीं तो फिर उपाय क्या इसका शुरुआती तौर पर? देखिए मैम, अगर बहुत जल्दी डायग्नोसिस बन जाए, अर्ली डायग्नोसिस बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, कम से कम नाक और साइनस में तो ये हो ही जाता है, तभी ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। जो ब्लैक फंगस है, जो म्यूकस है, वो क्या करता है, जो नर्व्स रहती हैं या खून की नलियां, जो वेसल्स हैं, उनको ये थ्रोम्बोज कर देता है, उनको जमा देता है, तो आपके सेंसेस खत्म हो जाते हैं, आपको ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है कि नहीं? तो आपको हाइपोएस्थीसिया फील हो रहा है, कहीं सुन्नपन हो रहा है, अजीब सा दर्द है, ये सब सिम्टम्स हैं। तो जब तक ये सिम्टम्स आते हैं तब तक नाक या साइनस दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो जो डेड एरिया जहाँ पे फंगस है, ये क्या करता है, उस एरिया को डेड करता जाता है धीरे 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 गैंग्रीन की तरफ। वो एरिया आपको डिब्राइड करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ में इसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है, जिसको मेडिसिन चलती है, आईवी इंजेक्शन होते हैं, एम्पिटेरिसिन भी, वो साथ में चलता है, तब जाके कवर होता है। तो ऐसा संभव नहीं है कि डिब्राइड ना करना पड़े। डिब्राइडमेंट है, बायोप्सी लेना शुरू में बहुत कम होता है, और कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर डॉक्टर आपका एडवाइस करता है कि डिब्राइडमेंट कराओ तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि वो डेड है और फंगस वाला है। अगर आप वो नहीं निकलवाओगे तो आपके एंटी फंगल वहाँ काम नहीं करेंगे और वो फंगस बना रहेगा। आप जैसे ही बंद करोगे वापस शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिब्राइडमेंट प्लस एंटी फंगल ट्रीटमेंट साथ साथ में चलती है, तब जाके पेशेंट ठीक होता है। तो ऑपरेशन से घबराना नहीं है, ऑपरेशन आपकी सुरक्षा के लिए है। आप जितनी जल्दी आएंगे डिब्राइडमेंट कम होगा। जैसे गैंग्रीन है, आप जल्दी आओगे तो कम निकलेगी, देर करोगे तो ज्यादा निकालना पड़ेगा आपको। और उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए गैंग्रीन में एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ऐसे ही ब्लैक फंगस में जहाँ फंगस है वो निकालना पड़ता है और शरीर में खून के थ्रू एंटी फंगस देना पड़ता है ताकि वो और आगे बढ़े नहीं। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई इसका बचने का तरीका नहीं है। डॉक्टर, लगातार ग्रामीण इलाकों से भी ऐसी खबरें आनी अब शुरू हो गई हैं। गांव वाले ये पूछ रहे हैं कि उनके पास तो जो टैबलेट है वो भी आसानी से नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर वो कैसे बच सकते हैं? कैसे वो घर पर ही रहकर या फिर इससे बच सके या फिर सावधानी बरते, वो क्या करें? भाई, इसको बचने का एक ही तरीका है कि आपकी जो चलिए, ब्लैक फंगस क्या है, कैसे बच सकते हैं, शहरों के बाद गाँव में किस तरीके से असर डाल रहा है, वहाँ पर किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी जो सुझाव हैं वो भी दिए जा रहे हैं। जवाब भी डॉक्टर्स की तरफ से लगातार मिल ही रहे हैं कि आखिर जो मरीज़ हैं उनको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। ब्लैक फंगस लगातार कहर बरपा रहा है, एक के बाद एक लगातार अलग अलग हिस्सों से केसेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा भी जा रहा है, तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी अगर हटती है तो ही ये अटैक कर सकता है, वरना आप सुरक्षित हैं। और वो भी ऐसे पेशेंट में अटैक कर सकता है जो डायबिटिक हो, जिनमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो, या फिर जो कोविड के मरीज हो उनमें ये असर डालेगा। बाकी जो स्वस्थ हैं, जिनमें कोई परेशानी नहीं है, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, वो कोविड के हों या फिर अलग अलग चीज़ों के हों, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी बढ़ गई है कि तीसरी वेव जब आएगी तो उसमें क्या इसका कहर ज़्यादा होगा, बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं, या फिर जो अभी से केसेस आ रहे हैं मरीजों के, वो राजस्थान की बात हम करें या फिर पटना में वाइट फंगस भी दिखाई दिया, उससे भी किस तरीके से अभी बचें। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी हालांकि कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सारी अफवाहों को त्याग कर बस जो डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं आपको भी उसी पर फोकस करने की आवश्यकता है, उसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आंखों में अगर रेडनेस होता है, जो
नाक से अगर बार बार पानी निकलता है तो ये कहा जा रहा है, या फिर ये मानना पड़ेगा कि इसमें हो सकता है कि अटैक कर रहा हो ब्लैक फंगस। ब्रेन तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। इससे पहले अगर शुरुआती जो सिम्टम हैं, जो माइल्ड सिम्टम हैं, उसी में अगर ध्यान दिया जाता है तो फिर गंभीर होने से इसको बचाया जा सकता है, मरीज की जान बच सकती है। 100 में से 50% चांसेस ऐसे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 100 में से 50% चांसेस ऐसे हैं जिसमें मरीज की जान जाती है। बाकी आप स्वस्थ रह सकते हैं सुविधाओं के साथ साथ। डॉक्टर, अब मेरा सवाल आपसे ये था कि जो गांव के लोग हैं वो कैसे इससे बच सकते हैं। गांव के लोगों में तो डर भी है, वो घबराहट भी है, वो कह रहे हैं कि उनके पास तो सीमित संसाधन है, टैबलेट्स की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल वो जा नहीं सकते, तो फिर कैसे इससे बच सकते हैं घर पर रहकर? मैं हमारे ग्रामीण वासियों को ये बताना चाहूँगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सुरक्षा और सावधानी रखने की ज़रूरत है, हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जिन जिन को हिस्ट्री है कि उनको शुगर है या शुगर अनकंट्रोल रहती है, घर में शुगर की हिस्ट्री है, वो घर पे जब स्टेरॉइड जो लेते हैं, इसमें स्टेरॉइड काफ़ी दिया जाता है, उसका ध्यान रखें और अपनी शुगर का ध्यान रखें। जो अगर उनकी शुगर बढ़ेगी तो ये इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी डाउन होगी तो ये इन्फेक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। इससे एक ही तरीका इससे बचने का कि हमारा स्ट्रिक्ट ग्लूकोज कंट्रोल, बॉडी में शुगर का कंट्रोल होना ज़रूरी है। अपने मन से कोई भी दवा अननेसेसरी नहीं लेवें, फिजिशियन के सानिध्य में ही, फिजिशियन की देखरेख में ही स्टेरॉइड वगैरह दवा लेवें जो इम्यूनिटी को डाउन करती है, क्योंकि उसका एक तरीका है, वो कब देना है, कब बंद करना है, कैसे करना है, क्या करना है। मैंने कई बार अभी देखा कई पेशेंट घर पे ही इलाज करा लेते हैं, उनके वहाँ जो है कहते साहब हमें भर्ती नहीं होना, ऑक्सीजन सिलेंडर हम घर ले लेंगे, और जाके वो स्टेरॉइड वगैरह ले लेते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है कि उनका शुगर लेवल हाई रह रहा है। जिन जिन पेशेंट में शुगर लेवल हाई रहेगा उनमें ये समस्या रहेगी। तो मेरी यही उनसे विनती है कि आप इलाज, अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं तो इलाज लें, स्टेरॉइड वगैरह घर पे न लें जब तक कि डॉक्टर न लिखे, और 4-5 दिन से दिखावें। मैंने कई बार देखा कि पेशेंट 15-15 दिन की दवा लेके घर चले जाते हैं, उनमें 15-15 दिन स्टेरॉइड रहते हैं, वो खाते रहते हैं, उनका लेवल बढ़ता रहता है और बाद में म्यूकर के साथ आ जाते हैं। इस चीज को अवॉइड करना है हमें। से कुछ भी नहीं करना है, दवाई नहीं लेनी, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, लेकिन अपना। ठीक है। डॉक्टर अर्पित धिनवा है, उनका सवाल ये है, वो कोविड को लेकर सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसे घर में रहकर वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, सब घर में हैं, और वो कह रहे हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं घर पर रहकर। जी, सबसे पहले देखो, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट लेना, जो सबको पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल तले भुने पदार्थ नहीं खाएं, अच्छा एक्सरसाइज करें और खूब पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, है ना, फ्रूट्स खाएं सारे। यही एक जो सारी बीमारियों में जो लागी होती है वो इस पे होती है। भाई बॉडी को अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, यही एक तरीका है। और पानी खूब पीना, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, खान पान का ख्याल रखना है, इससे कोविड तो होगा नहीं, साथ में जो ब्लैक फंगस के होने के चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए, सुझावों के लिए, क्योंकि ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर की सलाह पर ही कुछ करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही दवाई लेनी है। बाकी ब्लैक फंगस को लेकर डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।